dual nature of radiation and matter। बेसिक कल हम इसका कर चुके हैं, आज इसके सीधे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा वर्क फंक्शन। समझते जाएं भाई साथ साथ। वर्क फंक्शन क्या है? अच्छा, इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या रहने वाला है, इसमें हमने ये पढ़ लिया है कि हर मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, और वो खास प्रॉपर्टी क्या रहती है, वो इस मैटर के पास, मैटर से प्रेजेंट सभी पार्टिकल के पास या यूनिवर्स में प्रेजेंट जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स रहते हैं, सबके पास एक चीज कॉमन है और वो है मास। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचर में एग्जिस्ट करती ही करती है। हम उन्हीं चीजों के बारे में जान सकते हैं जिनके पास मास होगा, बाकी चीजों को हम जान ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी नहीं है तो क्या पढ़े, हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते। एनर्जी निकालनी हो तो जीरो हो जाएगी, फोर्स निकालना हो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सब में मास है, और मास नहीं होगा तो मास क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो पहली बात खास ये ध्यान रखनी है, चाहे कोई भी चीज पढ़ो सबके साथ एक खास प्रॉपर्टी है, वो है मास। दूसरा, इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या रहने वाला है, इसका मेन मोटिव रहने वाला है किन्हीं भी एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना है, बाहर लेके आने हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आएंगे और इलेक्ट्रॉन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब हमें वो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है जो किससे बने, रेडिएशन से बने, और किसके ऊपर डालने से बने, मैटर के ऊपर डालने से बने। तो मीन्स हमने मैटर की एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, मेटल। तो मैंने एक सरफेस ले ली यहां पे, ये आपके पास एक मेटल सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ऐसे, यूं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, करते हैं क्या नहीं, करते हैं भाई। जब भी किसी भी मेटल के अंदर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रॉन। किसमें ये इलेक्ट्रॉन, मोशन के अंदर है। इन इलेक्ट्रॉन को हमने इस सरफेस पे लेके आना है, क्योंकि सरफेस पे आएंगे तो ये पूरा मेटल है ना, एक चार्ज एक्वायर कर लेगा, कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन तो इससे बाहर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर आया है तो उसकी जगह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन तो जिसके साथ रिएक्शन करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्ट करता है वो अलग चीज है। ठीक है, ये लो भाई, हमने इसको एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मैंने इसको कोई एनर्जी दी। अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हमने इसको किस टाइप की एनर्जी दी, बस इतना पढ़ो कि हमने इसको एनर्जी दी, मैंने इसको एनर्जी दी, फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए, क्या करेंगे, हल्का सा फोर्स और बढ़ा देंगे। हल्का सा मैंने फोर्स बढ़ा दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ही सरफेस के ऊपर आ गया, सरफेस के जस्ट ऊपर, सरफेस से बाहर भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर चला गया तो ये एलिमेंट क्या कर लेगा, एक चार्ज एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज, जो ये चाहेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करना किसी और के साथ रिएक्ट करके उसका इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। ऐसी कंडीशन हमें बनानी नहीं, हमें ये इलेक्ट्रॉन बस इस सरफेस के जस्ट ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को लेके आने के लिए मैंने थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाई, कितनी एनर्जी, अब वो कम से कम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है उसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मींस यहां से लगने वाली ये मिनिमम एनर्जी जो क्या कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन से एस्केप कर दे, बाहर निकाल दे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वर्क
फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस in which used minimum energy to required electron just escape surface of metal is called, क्या बोलेंगे इसको, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन जो है ना वो इकट्ठा वर्ड है बेटा, इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय ओमेगा। वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, क्या इसकी एसआई यूनिट होती है, तो इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, पर मैकेनिकली न्यूमेरिकली इसको यूज करने के लिए यूनिट देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले बताएं वर्क फंक्शन समझ आया क्या। वर्क फंक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को कहां लेके आ सकते हो, सरफेस में। बस उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम एनर्जी आपने उसके ऊपर लगानी है। ज्यादा क्यों नहीं लगानी, जल्दी आ जाएंगे बाहर। ज्यादा लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं से ब्रेक होके कहीं बाहर भाग जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन पहले वाला काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट, हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखा हुआ भी है, मीनिंग भी समझ में आता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन मींस एक इलेक्ट्रॉन है, इनटू में वोल्ट, एक वोल्ट है हमारे पास। इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो इसको क्या है। अभी हमने यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से इस पोजीशन से जंप यहां करवा दिया। पहले इसकी पोजीशन यहां थी, अब जंप करके कहां गए, सरफेस के ऊपर। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो गया। कितना पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन के बीच का पोटेंशियल अगर मैं 1 वोल्ट कर दूं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर नहीं हो गया। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से और जहां जंप करके गया है उस पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना कर दे, 1 वोल्ट कर दे, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट is minimum energy caused due to create 1 volt potential difference between position to escape position। जो पहले पोजीशन थी उस पोजीशन से एस्केप पोजीशन के बराबर, उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालें इसकी वैल्यू। 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1, तो 1 ईवी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यूनिट क्या दें इसको, बोलो क्लियर है क्या। इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मेरे को जल्दी जल्दी बताएं ये किसने दिया था। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर इनवर्स 19 कूलम, और कब दिया गया था, कुछ भी।
मिलिकन इन 1913, 1913 में किसने दिया था? मिलिकन ने। जे थॉमसन ने तो क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1896, 75, अलग अलग डेट मिलेगी आपको। मैंने शायद आपको 6 लिखवाई होगी, ठीक है। एनसीईआरटी 1896 है, पहले प्रदीप में 1897 आती है। और भाई नेट पे सर्च करोगे तो कोई 1890 से 900 के बीच में बता देगा, 1900 के बीच में, कोई 1885 में से लेके 1995 के बीच में बता देता है। तो ये अलग अलग है भाई, सबके अपने अपने अलग डाटा है। आप लगभग याद रखें क्योंकि ऑप्शन में एक दो डेट का तो फर्क नहीं मिलेगा, एक दो ईयर का मिलेगा तो थोड़ा लार्ज डिफरेंस आपको मिलेगा। बोले क्लियर है क्या? क्लियर है? मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है अपनी जगह से? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना सकता है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से ज्यादा नीचे है तो ये इसकी पोजीशन लेगा पहले, क्योंकि यहां भी इसने कितना डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि मिनिमम उतनी ही एनर्जी दी गई है और मिनिमम एनर्जी इतनी है, ठीक है। ये रहता है भाई, ये रहता है भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ना इस मिनिमम एनर्जी के कुछ पैकेट बनाने हैं, उन पैकेट को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? अगला टॉपिक जो हमारा है वो है फोटोन, ठीक है। समझे इसको भाई। पहली बात तो फोटोन को एक्सप्लेन किस थ्योरी से किया गया था? अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसको ना प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जिसमें हम क्वांटा ड्राइव करते हैं। क्वांटा क्या होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी से एनर्जी को स्मॉल पैकेट में अगर कंट्रोल कर ले, स्टोर कर ले, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटा। हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी stored in small packet of energy is called quanta. This quanta wavelength is very short. इन क्वांटा की वेवलेंथ कैसी रहेगी? शॉर्ट रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी थी इसकी? ज्यादा थी। क्या था ये? ठीक है, तो क्वांटा क्या रहता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और वेवलेंथ पूछ ले तो भाई जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनकी वेवलेंथ कैसी रहती है? दिस क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। एनर्जी stored in photon with small wavelength. वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? क्लियर है? इसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन कोई भी एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जहां आप थोड़े टाइम के लिए स्मॉल सी जगह पे अगर आप ज्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर कर देते हो, गुड आफ्टरनून देखा, उसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन क्या है? कोई भी आपके आसपास की एक ऐसी फॉर्म जहां आपको रैपिडली एनर्जी मिलती है और छोटी सी इक्वेशन से मिल जाए, उन सबको हम फोटोन बोलेंगे। जैसे कि पीसीएम, पैरासीटामोल, टैबलेट लेते हैं,
या फिर भाई रैपिड रिलीफ टैबलेट, वो सारे की सारी भी क्या है, क्वेंटा है। जैसे ही बॉडी में जाती हैं, जाते ही क्या करती हैं, एनर्जी को रिलीज कर देती हैं। उन एनर्जी से हमें उसी टाइम पे स्मॉल स्मॉल सी वेवलेंथ से, हाई फ्रीक्वेंसी से आपकी बॉडी में छोटे छोटे पैकेट ब्रेक होते हैं, जिनसे आपका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है और आपको रिलीफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनको सबको फोटोन बोलते हैं। फोटोन के लिए क्वेश्चन जो बनेगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी से बनेगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी समझे। पहली प्रॉपर्टी, फोटोन को जब बनाया गया तो सबसे जरूरी ये था इसकी स्पीड को ध्यान में रखना कि फोटोन की स्पीड कैसी हो। तो सबसे पहले फोटोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहती है। स्पीड ऑफ फोटोन is equal to speed of light। कितनी है पूजा बेटा स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर। पहली प्रॉपर्टी भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि जो फोटोन है वो किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड रहता है फ्रीक्वेंसी का। अगर फोटोन मीडियम को चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फोटोन डज नॉट चेंज विद मीडियम। मीडियम के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन लिखना भाई। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज विद मीडियम। किसी भी मीडियम को चेंज करने से फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता तो किस पे पड़ता है फिर? वो पड़ता है स्पीड पे और वेवलेंथ पे। किस पे पड़ेगा? स्पीड पे और वेवलेंथ पे। स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज ड्यू टू चेंज मीडियम। ठीक है, कैसा रहेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा? जैसे ही मीडियम चेंज करेंगे ना तो वेवलेंथ और शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ जो होंगी वो और शॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, फोटोन में एनर्जी कितनी रहती है? फोटोन एनर्जी E = h न्यू। कितनी एनर्जी रहेगी? E = h न्यू। बताएं h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ये वो कांस्टेंट था जिसका फोटोन के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए ये ड्राइव करना। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी कैसी रखनी है इसकी? हाई रखनी है। ठीक है, रिलेशन या तो फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, या फिर फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, वो है स्पीड ऑफ लाइट को फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में चेंज करके न्यू = c/a। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E = h इंटू में न्यू की जगह क्या आ जाएगा? तो ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ये किसके कंपैरिजन के लिए है? वेवलेंथ के साथ। बताएं बेटा जी, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन हुआ? अगर प्लैंक कांस्टेंट है तो उस टाइम पे वेवलेंथ के साथ एनर्जी का रिलेशन भी क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। सेकंड भाई, अगर एनर्जी निकल गई इसकी, हमें निकालना है इसका मोमेंटम। फोटोन मोमेंटम कैसे करेगा? ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर फोटोन रेस्ट में हो
तो कैसे काम करेगा और फोटोन मोशन में है तो कैसे काम करता है। तो पहले कैसा मोमेंटम रहता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। सोनिया क्या फॉर्मूला बेटा लीनियर मोमेंटम का? P इज इक्वल टू एम बी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट यूज कर रखी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, P इज इक्वल टू एम सी। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को इसको और सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें एक और रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, जो रिलेशन है किसका, रिलेशन ऑफ आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी का क्या, एनर्जी क्या रहती है, ठीक है, और फोटोन की एनर्जी कितनी रहती है, एच न्यू। कर लो सोल्व भाई, दोनों एनर्जी एनर्जी बराबर रख दे, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। क्या निकाल ले, मास निकाल ले यहां से, एम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एच न्यू बाय में ये मास रहता है, पुट कर दे उठा के इसमें, लीनियर मोमेंटम आ जाएगा कंप्लीट। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम की जगह पे क्या आ जाएगा, इनटू में एक सी से सी, क्या फॉर्मूला बना, एच न्यू बाय में ये रहता है मोमेंटम बाय किसके लिए, प्लैंक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, इसको वेवलेंथ में निकालना हो तो न्यू को क्या पुट कर दो, चाहे न्यू बाई सी को लैम्डा पुट कर लो, चाहे सीधा बाई सी की वैल्यू निकाल के पुट कर लो, जो भी आपका मन करे वही। ठीक है, तो न्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या रहता है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, एच लैम्डा। ठीक है, कैसे बनाया है, ये यहीं से बनाया है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, या तो सी बना लो, इसको इस तरफ ले जाओ, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा, उठा के पुट कर दो, जो कटेगा कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, एच लैम्डा। एच क्या है, न्यू क्या है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ये रिलेशन रहता है बेटा जी इनका। ठीक है, इज इक्वल टू सी की जगह क्या पुट किया, सी की जगह न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू क्या हो गया, कैंसिल, तो P इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, H बाय में लैम्डा। ठीक है, ये रहेगा, ये भाई लास्ट रिलेशन है। तो लास्ट रिलेशन में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पे भी आप निकाल सकते हो आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन रिलेशन टू फोटोन एनर्जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम की वैल्यू निकाली अभी, उठा के पुट कर दो, क्या है, एच न्यू बाय में इनटू में सी स्क्वायर से सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, तो E इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, पहले भी हमने फोटोन के अकॉर्डिंग भी इसको क्या माना था, इसका मतलब आइंस्टीन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी दोनों क्या रहती हैं, बराबर रहती है। ठीक है, ये रहते हैं इनके भाई फैक्ट। सेकंड ये कहेगा कि मान लीजिए फोटोन मोशन में है तो कितनी एनर्जी क्रिएट करेगा, अगर वो मोशन में है तो इतनी एनर्जी क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो कितनी एनर्जी क्रिएट करेगा, अगर रेस्ट में है तो न्यू क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो एनर्जी कितनी क्रिएट करेगा, अगर मास जीरो है तो कितनी एनर्जी क्रिएट करेगा, तो भी जीरो करेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि किसी भी फोटोन इक्वेशन के लिए पार्टिकल किस में नहीं हो सकता, रेस्ट में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपका फोटोन का रहता है, इसमें हम पूरे फोटोन को पढ़ते हैं। बताओ क्लियर है क्या सबको,
एक और करवा देता हूं टॉपिक, फिर उतार लेना ये सारा, ठीक है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्लियर है, फोटोन हो गया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन जो हमने वर्क फंक्शन पढ़ा था ना, वो वर्क फंक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, ठीक है। इनको बोलते हैं वर्क फंक्शन को ही हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है। एमिशन का क्या मतलब होता है? एस्केप हो जाना, बाहर निकलना। तो ये भी वही प्रोसेस नहीं होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, बाहर आते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन, द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एस्केप सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन जो रहता है, मोस्टली इसको हम या तो एल्काइल मेटल के ऊपर यूज करते हैं। एल्काइल मेटल कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम सीरीज वाले, ठीक है। ये सारे के सारे अल्काइल मटेरियल आपके रहते हैं, उन्हीं के ऊपर हम मेनली इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हम यूज करते हैं इनको उन मेटल के ऊपर जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। हाँ, एल्यूमिनियम भी है। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन रहता है ना, ये 4 टाइप से हम पढ़ते हैं इसको। तो वो वैसे आपके जो सिलेबस में है वो 3 टाइप से है। कोई पूछे कितने टाइप का है, तो टाइप तो इसके हजारों हैं, टाइप हम इसके डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर जो हम पढ़ते हैं वो टाइप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आने की संभावना रहती है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के हमने टाइप लिखने हैं। पहला जो इसका टाइप रहता है वो है आपका थर्मोनिक एमिशन। सेकंड जो आपका रहता है उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। थर्ड जो आपका रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये लगा लो इस यूनिट में से बड़ा क्वेश्चन आने वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोर्थ टाइप बेटा, वैसे तो थर्ड ही 3 ही पढ़ने हैं, पर नॉलेज के लिए भी आप इसको पढ़ लेना। फोर्थ जो टाइप रहता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। इसमें ना हम वो सारी टाइप रखते हैं जिनमें एमिशन बॉम्बार्डिंग मेथड से होता है, मींस हीटिंग मेथड से होता है। हीटिंग मतलब स्ट्राइकिंग मेथड से, स्ट्रिक करके जिसको मेथड से पीट के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। चारों की डेफिनेशन हमने देनी है। तो पहले तो मेरे को बताओ थर्मल का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट के लाइट है, लाइट। सेकेंडरी में जो रखेंगे वो मेथड हम पीटने वाले रखेंगे, बॉम्बार्डिंग वगैरह, तो उसको स्ट्राइकिंग मेथड बोल देते हैं, स्टिकिंग मेथड, ठीक है। ये सारे, ठीक है। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन आती है। पहले अगर हमें कोई एमिशन थर्मोनिक एमिशन करना है तो क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए, एमिशन तो वही है जिसमें हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। अब हमें मिनिमम से मिनिमम कौन सी एनर्जी चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख लेंगे, स्मॉल सी, जिसमें बता देंगे कि ये कौन सा एमिशन रहता है।
एमिशन बाय हीट, एमिशन की डेफिनेशन लिख ही चुके हैं। अगला क्या था? फील्ड एमिशन। ये थोड़ा सा भाई अलग है इसमें। क्या बोल रही है पूजा? फील्ड एमिशन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर डाल देना किसी पे तो उससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। थर्ड भाई जो इंपॉर्टेंट है सबसे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या रहता है? इसमें एमिशन जो रहेगा ना आपका, हाई मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक रेडिएशन। जो लाइट रहती है ना, लाइट का नेचर जो वेव का रहता है मूव करने का, वो हमेशा हाई मैग्नेटिक रेडिएशन का रहता है। ठीक है, हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हुई आती है हाई रेडिएशन से, इसीलिए इसको हमने लाइट को एक्सप्लेन करके लिख दिया है मैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। और लास्ट कौन सा था हमारा? ठीक है, ज्यादातर डेफिनेशन या तो फील्ड एमिशन की आती है, ये आएगा तो बड़े में आना ही है। ठीक है, तो छोटे में ये तीनों डेफिनेशन आप लोगों को पता हो। क्लियर है? मेन टॉपिक जो हमारा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। करवा दें? एक बेल पूरी है, लगभग लपेट देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, चाय पिलाओगे तो उतार लो भाई फिर इसको। भाई ये हो जाता है टॉपिक, ये ना छूटेगा बीच में, फिर कल की पूरी बैल जाएंगी दोनों इसमें। नहीं तो कल तो एक ही है, कल नहीं होगा बेटा जी ना, इसको पूरा कर लो, चाय बाद में पिएंगे। क्योंकि दो बैल का ये काम है ना, फिर ना मतलब आगे जो बैल आएंगे ना उनमें ये होगा ही नहीं पूरा ये टॉपिक, मतलब छूट जाएगी कुछ चीजें। आज तो साथ साथ कर रहे हैं तो रिवाइज भी मतलब इसका वो हो जाएगा कंप्लीट वो। तो देख लो इधर, उतार तो चाहे इसको घर पे लेना फिर। ठीक है, क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे इसको। टॉपिक आएगा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसकी डेरिवेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें काफी चीजें अलग अलग पूछी जाएंगी। इंटेंसिटी इफेक्ट, पोटेंशियल इफेक्ट, और फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। तो अच्छा टॉपिक है, कुछ बचेगा थोड़ा बहुत तो कल देख लेंगे, नहीं तो लगभग कोशिश करेंगे कि आज ये हो जाए। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, तीन साइंटिस्ट ने। पहले किया इसको मैक्सवेल ने 1885 में, 1885 में मैक्सवेल ने इसको किया। जबकि मैक्सवेल ने वेव थ्योरी कब दी थी? 1879 में। ठीक है, 1879 से 1890 के बीच में जो टाइम रहा था इसमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट चला था, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था? ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हमें किसी भी रेडिएशन को हाई फ्रीक्वेंसी से
एक मेटल सरफेस के ऊपर डालना है, और मेटल सरफेस जिसके अंदर पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन सारे कहां जाए, बाहर आ जाए सरफेस पे। उन इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेना है हमने, पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, पोटेंशियल का अदर एंड कनेक्ट कर देंगे, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में स्पार्किंग करके क्या बनाता रहेगा, करंट। मतलब क्या, आपकी सोलर प्लेट, ये क्या है, आपका सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, वो पहले वो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, photoelectric effect is define the radiation with high frequency fall and on metal surface for escape electron. This effect is called photoelectric effect, and this phenomena, ये काम करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, is called, अभी तो पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। डेफिनेशन तो वो पीछे वाली भी डाल देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, काम कैसे करता है, कंस्ट्रक्शन और इसका डायग्राम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे विद एक्सपेरिमेंट। करो भाई एक्सपेरिमेंट इसका। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें, पहली बात हमें एक ट्यूब चाहिए, जो ट्यूब आपकी क्वार्ट्ज ग्लास से बनी हो, एक ऐसे टाइप की ट्यूब, यू। ठीक है, इस ट्यूब का जो ये विंडो है, इसको आपने सोर्स की डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, ये ऐसी विंडो है जिसमें अगर रेडिएशन आ गई ना तो वापस नहीं जाएंगी। ठीक है, ये एक ऐसे टाइप की ट्यूब हमने बना रखी है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूमलेटेड ट्यूब, जिसके अंदर एक बार रेडिएशन आ गई ना तो वो अंदर ही प्रोसेस करेंगी, वापस बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने एक ऐसी ट्यूब ली है। इस ट्यूब में हमने दो टर्मिनल लगाने हैं, एक टर्मिनल इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे। इधर तो हमने लगाना है एमीटर ए, इधर लगाना है हमने कलेक्टर सी। ये जो कलेक्टर प्लेट है ना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, क्योंकि इसी के ऊपर क्या होना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। आपसे पूछे फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट क्या होती है, ऐसी प्लेट जिसपे एलोट्स इलेक्ट्रॉन पहले से ही अंदर क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि जिसपे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा बाहर निकाल पाएंगे ना, तो इसके लिए हमने इस प्लेट को नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। और ये प्लेट है किस टाइप की, कलेक्टर टाइप प्लेट। कलेक्टर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो सबको क्या करेगा, कलेक्ट, लेकिन ये कंडीशन से अपोजिट काम करेगा। कलेक्ट तो इसने ऑलरेडी कर रखा है, अब कलेक्ट करने के बाद इसको बाहर निकालना है, तो ये एज ए मीटर काम करेगा। ठीक है, लेकिन रखना इधर कलेक्टर ही है,
एमीटर नहीं रखना है। ठीक है भाई, इधर क्या रख दिया हमने, एमीटर। क्या होगा, इस सन से जो रेडिएशन आके इसके ऊपर गिरेंगी तो ये क्या होगी हमारी रेडिएशन, जो इस मेटल सरफेस पे गिरेंगी, गिरते ही यहां से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे, इस ट्यूब में और कहीं जाने की जगह है, इधर ही मूव करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, एमीटर, जो किसका काम करता है, एज ए कलेक्टर। तो इनको क्या करना शुरू कर देगा, कलेक्ट करना शुरू कर देगा और सारे इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया एक स्मॉल माइक्रो एमीटर से, जो क्या करेगा, पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होके यहां पे बनने वाले करंट को वेरीफाई करेगा। जितना करंट आता रहेगा उसको वेरीफाई करता रहेगा। तो करंट की वेरिफिकेशन के लिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, स्मॉल माइक्रोमीटर। ये स्मॉल माइक्रोमीटर को आपने एडजस्ट करना है। इस स्मॉल माइक्रोमीटर के साथ और इस कलेक्टर के साथ हमने एक पोटेंशियल लगा देना है, जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है भाई, इनको अरेंज करने के लिए, इस पोटेंशियल को अरेंज करने के लिए हमें एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लगाना है, जो इस टर्मिनल पे पोटेंशियल को अपने आप चेंज करता रहेगा। कैसे, यहां पे आपने एक ऐसा डिवाइस लगा देना है यू, ये इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिवाइडर। ये पोटेंशियल को डिवाइड करने का काम करेगा। कैसे, वो थ्योरी में समझ आ जाएगा, लेकिन डायग्राम में आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है, ये है भाई आपके पास डायग्राम। यहां से सन रेडिएशन आएंगी, इस पे गिरेंगी, यहां से गिरते ही क्या एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, एमीटर के, जो एज ए कलेक्टर का काम करेगा। ये इनको कलेक्ट कर लेगा। अब देखिए यहां से इसका, यहां से अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दूं, किसका, वोल्टेज का, तो इधर से पॉजिटिव की तरफ से करंट चलेगा। यहां से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के क्या बना देगा, करंट नहीं बना देगा। और उस करंट को वेरीफाई कौन करेगा, ये करेगा। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन काफी आ चुके होंगे, ये अपने आप टर्मिनल चेंज कर लेगा, क्योंकि चेंज नहीं किया तो करंट इधर से आता रहेगा, इधर से वापस डिस्चार्ज भी तो होता रहेगा, क्योंकि यहां से वापस इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, फिर वही रेगुलर मोमेंटम चली रहेगी। उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिवाइडर। ये कहीं ना कहीं अपने टर्मिनल को अपने आप से चेंज एडजस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जब इसका नेगेटिव इस तरफ आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव का क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपोज। और जब इसका अपोज करेगा तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, तो ये डायग्राम आपने बनाना है। फिर इसकी लिखनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिया हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से कर रहे हैं, ड्यू टू सन रेडिएशन। क्या यूज किया हमने, सन रेडिएशन। ठीक है, ए वैक्यूमलेटेड ट्यूब विद क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो कौन सी है, जिसमें रेडिएशन आ तो सकती है, वापस नहीं जा सकती। ए वैक्यूमलेटेड, ए तो हमने वो मान रखा है कोई पार्टिकल। वन वैक्यूमलेटेड ट्यूब विद क्वार्ट्ज विंडो इन विच फिक्स्ड टू टर्मिनल
कौन कौन से? ए एमीटर, ये वाला एमीटर नहीं, एमिट करने वाला, ये वाला, ठीक है। एमीटर वर्क एज ए, किसका काम करेगा ये? कलेक्टर। एंड अदर इज एमीटर, क्या नाम है इसका? एंड अदर इज कलेक्टर सी। ये किसका काम करेगा? वर्क एज ए है। ये तो एमीटर कलेक्टर का काम कर रहा था, ये कलेक्टर किसका काम करेगा? एमीटर का काम करेगा। रेडिएशन को एमिट नहीं कर रहा है, तो ये एज एमीटर काम कर रहा है, वर्क एज ए एमीटर, ठीक है। एंड वन पोटेंशियल डिवाइडर टू अरेंज potential for एमीटर। ठीक है भाई, ये अरेंज करने का काम करेगा। कैसे काम करेंगे? रेडिएशन आएगी, उसके ऊपर गिर जाएगी, रेडिएशन के गिरने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे? लिख दें तो पूरी प्रोसेस। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फॉल ऑन, किसके ऊपर गिरेंगी? एमीटर, सी है ना, एमीटर एंड एस्केप इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? टुवर्ड ए कलेक्टर। किसका काम कर रहा है? कलेक्टर का। एंड पोटेंशियल ट्रेवल विद अपोजिट टर्मिनल, किसके साथ मूव करेगी? ये अपोजिट टर्मिनल के साथ मूव करेगी। देन क्रिएट करंट इन माइक्रोमीटर, रीडिंग माइक्रोमीटर। is called फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें बनने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये है बेटा जी आपका एक्सपेरिमेंटली, जिसमें हम कैसे करंट को बनाते हैं। आपके ऊपर क्या लगी हुई है? प्लेट लगी हुई है, सन की रेडिएशन डेली उन पे गिरती है। सन की रेडिएशन गिरते ही उनमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करते हैं? जो एमीटर एज ए कलेक्टर वर्क करता है उसकी तरफ मूव करते हैं। जब इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, उसी टाइम पे ये पोटेंशियल यहां से एक चार्ज इसको दे देगा
और ये दोनों चार्ज यहाँ पे मिलके स्पार्किंग करेंगे, उससे क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को कौन काउंट करेगा, इससे क्या बनता जाएगा, करंट बनता जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहां से वोल्टेज बढ़ा दूं, वोल्टेज को बढ़ा दूं, इनकी फ्रीक्वेंसी को सेम रखूं, तो क्या होगा। अगर मैं यहां से वोल्टेज बढ़ा दूं तो जल्दी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये जल्दी जल्दी पॉजिटिव चार्ज किनको खींचेंगे, सेम चार्जेस को। और जल्दी जल्दी सारी रिएक्शन होंगी तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला रिलेशन हम पढ़ेंगे, अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पहला रिलेशन विद ग्राफ, ये चीजें हैं जो पेपर में आएंगी, अभी हम करेंगे वो, अलग अलग पूछी जाएंगी सारी। ठीक है, पहला आपसे पूछेगा वोल्टेज रिलेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पहला रिलेशन बताएं भाई, वोल्टेज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या कर रिलेशन है। अगर वोल्टेज बढ़ा दे, पहली बात तो अगर ऊपर से रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी में आएंगी तो इलेक्ट्रॉन हाई फ्रीक्वेंसी में बाहर निकलेंगे। पहले इफ हाई रेडिएशन फॉल ऑन सरफेस ऑफ, किसके ऊपर, किसके ऊपर गिर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, एमिशन इलेक्ट्रॉन is escape in large amount। पहला रिलेशन क्या हो गया, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी रेडिएशन बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, एमिशन, एस्केप होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहली कंडीशन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं तो वहां से पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएंगे, तो पोटेंशियल के बढ़ाने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सारे निकल गए तो हो जाएंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर चले गए सारे तो क्या बचेगा फिर उसके पास है। किसी भी मटेरियल में ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि मेटल किसी भी अनदर मटेरियल में चेंज हो गया, नॉन मेटल बन गया वो मेटल का। इलेक्ट्रॉन तो वो फ्री स्टेट ऑफ कंडीशन, एक एनर्जी की फॉर्म है जो फ्रीली घूमती रहती है, और एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। हम तो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, जब तक रेडिएशन गिरते रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे। चलो भाई, इंक्रीज पोटेंशियल इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा रिलेशन। ठीक है, ग्राफ इसका, इधर हमने रेडिएशन इंक्रीज करने का मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास क्या इंक्रीज हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट को क्या लिखे, अब इंटेंसिटी को आई लिख दिया तो पूरा लिख देना इसको,
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट बन जाएगा ना, तो आपका रिलेशन ये आ जाएगा। तो यहां सीधा आप लिख देना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट को क्या लिखें अब यहां पे, सी लिख दें, ये लिखिए, ठीक है। यहां पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी? करंट के, पहला फैक्टर भाई। अच्छा एक बात बताओ, करंट है ना ग्राफ में बढ़ना स्टार्ट हो गया, हमने पोटेंशियल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो क्या करंट रेगुलरली बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा? सेकंड पोजीशन, पहला हो गया हमारा किसके साथ था रिलेशन? इंटेंसिटी और करंट। ऊपर क्या लिखा था? वोल्टेज लिखा था क्या? ये इंटेंसिटी के साथ है, इंटेंसिटी के साथ है। वोल्टेज का तो काम सिर्फ इंटेंसिटी के साथ रेगुलरली चार्जेस को डिस्प्लेस करना है। ऊपर से आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जितनी भी रेडिएशन गिरती जाएंगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होते जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज में दो अलग अलग चक्कर हमने पढ़ने हैं, एक बार तो पॉजिटिव से जोड़ के, एक बार नेगेटिव से, तो इसको अलग इफेक्ट रखेंगे। वोल्टेज इफेक्ट ग्राफ से समझे भाई, ये थी इस तरफ इंटेंसिटी, इस तरफ था हमारा करंट, इसको करंट मान लो, अब इंटेंसिटी की जगह पे हमने ले लिया वोल्टेज। अगर वोल्टेज इस तरफ जाएगी ना, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेट वोल्टेज, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड वोल्टेज। अगर वोल्टेज ओरिजिन से इस तरफ जाएगी, इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक एक्सेलेरेशन होता है और एक क्या होता है इससे अपोजिट, इसको डी एक्सेलरेट आप बोलते हैं, मतलब डाउन जाना, ठीक है। एक होता है, एक और मतलब फॉर्म होती है, इसको अलग नाम दिया जाता है। यहां तो आपकी मतलब पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, और इस तरफ अगर वोल्टेज आ जाए तो डिक्रीज। सपोज हमने वोल्टेज को इतना इंक्रीज कर दिया यहां तक, यहां से इंक्रीज करने से हमने देखा कि करंट है ना इंक्रीज हुआ, और इतना इंक्रीज होने के बाद अब वोल्टेज इतनी पे ये स्टेट मूव करना स्टार्ट कर देता है एक इंटेंसिटी के साथ। किस इंटेंसिटी के साथ? वो कांस्टेंट इंटेंसिटी, वो कांस्टेंट रेडिएशन जिनसे इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, पोटेंशियल और इंक्रीज कर दिया। पोटेंशियल इंक्रीज किया तो हमने देखा कि करंट का ग्राफ और चेंज हुआ। चेंज होने के बाद वोल्टेज को रेगुलरली हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन करंट उसका एक वैसी इंटेंसिटी से मूव कर रहा है जो इस ग्राफ में आपको इधर दिख रहा होगा। करंट इसके बाद चेंज होना बंद हो गया है, लेकिन वोल्टेज यहां से क्या होती जा रही है, रेगुलर चेंज होती जा रही है। फिर और चेंज की, हाई वोल्टेज हमने दी, इस वोल्टेज के बाद हमने देखा करंट बढ़ा, एक इंटेंसिटी से निकला और ये चलता गया। सब में जो हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही है अलग अलग, एक ऐसी पोजीशन जिसके बाद करंट बढ़ना स्टार्ट कर देता है, सॉरी चेंज होना बंद कर देता है। आप सभी में देख रहे हो इस तरफ ग्राफ एक बार चढ़ के फिर वापस कैसा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। जहां पे करंट का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, चेंज होना बंद हो जाए, चाहे वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज करते जाए, उस पोजीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड करंट। पहला वोल्टेज इफेक्ट, क्या करना है बेटा, वोल्टेज को रैपिडली इंक्रीज करना है। इंक्रीज करेंगे तो क्या होता रहेगा, करंट भी इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीज पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज करंट। कौन सा करंट, हाँ पूरा नाम देना है इसको, टोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल को लगातार इंक्रीज करते रहेंगे तो उसके इंक्रीज करने से क्या होता रहेगा, करंट
इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे पोटेंशियल तो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, पर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। रीजन क्या है, उस प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अब जितने निकल सकते हैं ना उतने निकल रहे हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज उनके साथ स्पार्किंग कर पाएंगे, तो एक वैल्यू तक ही करंट इंक्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन आपने लिखने हैं यहाँ पे, अगर हम वोल्टेज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ करंट कंटिन्यूअसली सेम मूव कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे हम, सैचुरेटेड करंट। इंक्रीज पोटेंशियल continuous but current constant move continuous is called saturated करंट। सीधी डेफिनेशन आती है, सैचुरेटेड करंट क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जहां पे जाने के बाद करंट लगातार क्या रहे, बढ़ना बंद हो जाए, उस करंट को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड करंट। ठीक है, इसी ग्राफ में समझेंगे। इधर से अब क्या करना है, जब ये बढ़ेगा नहीं वापस लगातार, तो क्या होगा, जो नीचे लगा हुआ पोटेंशियल डिवाइडर है वो पोटेंशियल के टर्मिनल चेंज कर देगा अपने आप, क्योंकि बैटरियां अब क्या हो चुकी हैं, फुल हो चुकी हैं, अब इलेक्ट्रॉन और नहीं आ सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर अपने आप उनके डिवाइड क्या कर देगा, उनके जो टर्मिनल थे उनको डिवाइड कर देगा। पहले अब जो एमीटर एज ए कलेक्टर काम कर रहा था जिससे पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ था, अब कौन सा टर्मिनल लग जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल लगेगा तो क्या होगा, उस डायग्राम में नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, उधर से क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, वो उनका क्या करना शुरू कर देंगे, अपोज, और करंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के, तो वोल्टेज भी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज, तो वोल्टेज वहीं से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी वोल्टेज डिक्रीज, इसकी भी वोल्टेज डिक्रीज, एक पॉइंट के ऊपर आके जहां ऐसी वोल्टेज बन जाए कि करंट जीरो हो जाए, इतनी वोल्टेज डिक्रीज हो जाए कि करंट क्या हो जाए, मतलब नेगेटिव चार्ज वोल्टेज से बहुत ज्यादा चले गए ना, जिन्होंने सेम नेगेटिव चार्ज का क्या कर दिया, वहां पे जाके यहां पे एक वैल्यू पुट की जाती है जो नेगेटिव साइड में आती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी नोट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगली डेफिनेशन आपके पेपर में ये आएगी, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिस पे करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्चुअल में ये मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम पोटेंशियल है जिसके ऊपर पोटेंशियल वर्क करना बंद कर देती है, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम रहता है कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसी में, इसी डायग्राम के साथ सेम देनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है। अब क्या होगा, जब करंट सैचुरेटेड हो गया उसके बाद टर्मिनल अपने आप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर सैचुरेटेड करंट पोटेंशियल डिवाइडर चेंज पोटेंशियल ऑफ, किसके पास जा रही थी, एमीटर के पास, जो किसका काम कर रहा था, ऑफ एमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, देन नेगेटिव चार्ज अपोज टू इलेक्ट्रॉन एंड
करंट विल बी डिक्रीज। करंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते कम होता जाएगा। करंट is 0 in microammeter. This time potential is called stopping potential. जिस टाइम पे आपका करंट जीरो हो रहा है ना, उस टाइम पे जो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी उसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन वापस दौड़ना शुरू कर देंगे ना। उस इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv0 स्क्वायर। कितनी होगी? v0 स्क्वायर। v0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये रिलेशन रहता है बेटा पोटेंशियल के साथ, ठीक है? ये पोटेंशियल का रिलेशन है। लास्ट रिलेशन रह गया है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी के साथ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? अब आप लोग खुद बताएं फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होगा। अभी तक ये दोनों कंडीशन हमने की ना, कौन सी? एक तो पहले वाली जिसमें हमने इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा था। इंटेंसिटी के रिलेशन में भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी उन रेडिएशन की जो उनके ऊपर आके टकरा रहे थे। और जब हमने वोल्टेज पढ़ी, इस टाइम के ऊपर भी जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो फ्रीक्वेंसी कैसी थी? कांस्टेंट। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। अगर मैं ऊपर से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? तो लिख चुके हैं ना वो कंडीशन। तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है, मींस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो रिलेशन सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी is directly proportional। ठीक है भाई, ये रहेगा बेटा इसका। इसके लिए ग्राफ कैसे बनता है वो ध्यान देंगे बस। ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ग्राफ है ना ऐसे मिलेगा। इसमें बस फर्क इतना है, इंटेंसिटी तब काम करेगी, फ्रीक्वेंसी तब काम करेगी जब एनर्जी अपनी इंटेंसिटी पे पहुंच चुकी होगी, उस मिनिमम इंटेंसिटी पे जब इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। देखो ध्यान से समझो, इस प्लेट पे गिरी रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, फिर रेडिएशन एक और आके गिरी, अब इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो पहले दो रेडिएशन गिर चुकी थी ना, अब इलेक्ट्रॉन निकले, पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है निकल के, क्या पोटेंशियल अभी काम करना शुरू कर देगा? ये कब काम करना शुरू करेगा? जब एमीटर के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका होगा, तब तक ये वोल्टेज का ग्राफ कैसा आएगा? खाली आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन रहता है, ऐसा सा ग्राफ आपको मिलेगा। तो इसको इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ रखते हैं। यहां पे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी रहेगी, और ये जो डिफरेंस दिखाता है ना इधर वाला, इसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हैं। मींस इस तरह वोल्टेज इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, करंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। ग्राफ स्ट्रेट ही है लेकिन कुछ टाइम के बाद बनेगा। तो ये है बेटा जी आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है, घर पे आप लोग इसको कर लें। जो समझ नहीं आया वो यहां पूछ ले। कोई चीज ऐसी हो जो समझ नहीं आई है, थोड़ा लंबा हो गया भाई टॉपिक, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर सच में इसमें परेशान करने वाला कुछ नहीं है। अगर सोचोगे ना
तो सारी चीजें वही हैं, वोल्ट जो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हैं, बस इस डिवाइस का नाम बदल के हमने सोलर प्लेट रख दिया। तो इनसे ना पहली बार सोलर कुकर बनाए गए थे। तो सोलर कुकर देखे हैं कहाँ, वीडियो में। तो सोलर कुकर जो बने थे ना वो ऐसे बनाए गए थे, ठीक है।